नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने आ जाए में। दोस्तों, अब तक के आपके साथ के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। आइए अब आगे सुनते हैं मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास उसके हिस्से की धूप का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। उसके बाद एक सप्ताह तक मधुकर से मुलाकात नहीं हुई। बैगनी रंग की साड़ियाँ पहन पहन कर वो तंग आ गई थी। आजकल क्या हो गया है? परसों सुधा उससे पूछ बैठी। बैगनी रंग पहनना क्या ज्योतिषी ने बतला दिया है? नहीं तो, उसने सकुचाकर कहा था। तब क्यों हमें बोर कर रही है? 5 दिन हो गए यही रंग पहने जा रही है। वैसे भी मुझे इस रंग से चिढ़ है। तो मर, मैं क्या तेरी पसंद नापसंद से कपड़े पहनती हूँ? उसने कह तो डाला, पर ही मन संकुचित हुए बगैर नहीं रह सकी। उस रोज कॉलेज समाप्त होने पर बाहर निकली तो सुधा भी साथ होली। मना करने के लिए कोई बहाना ढूंढे ना मिला। बाहर आकर देखा, आज गाड़ी ठीक सामने खड़ी है। फिर भी पिछले 5 दिनों की तरह आज भी जानबूझकर उसे अनदेखा कर वह इधर उधर झांकने लगी। गाड़ी में बैठने की जल्दबाजी करने में डर था कि कहीं आसपास खड़े मधुकर को नजरअंदाज न किया जा सके। वह है, सुधा ने उसका ध्यान खींचा। कहाँ? वह उल्लसित स्वर में चिल्ला उठी। वह सामने तो है तेरी गाड़ी। ओह, गाड़ी? तो तू क्या खोज रही थी? सुधा ने अचरज से पूछा। कुछ नहीं, मनीषा लजा गई। चल चले। मधुकर शायद अब नहीं आएगा। उसका पहला संदेह ही ठीक निकला। विवाहित स्त्री में कोई दिलचस्पी नहीं ले सकता। बार बार वह अपने आप से कहती रही और अपने को समझाती रही कि उसकी राह देखना बेकार है, और फिर भी रोज रोज राह देखती रही। कल स्टाफ रूम में बैठे बैठे उसे कुछ और ही ख्याल आया कि एकदम सुधा से पूछ बैठी, तू मधुकर को कब से जानती है? 1 महीने से, सुधा ने कहा। जब से वो यहाँ आया है। तुझे अच्छा लगता है ना? हाँ, खूब। मनीषा क्षण भर उसे देखती रही, फिर धीमे से बोली, कुछ प्रेम व्रेम का चक्कर तो नहीं है? ओ, तो भी क्या? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी तुम दोनों एक दूसरे के इतने अनुरूप हो, विवाह क्यों नहीं कर लेती उससे? मैं? सुधा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर कहा। एक पंजाबी से? क्यों? पंजाबियों में क्या बुराई है? प्रश्न बुराई का नहीं है, पर मेरा विवाह होगा तो किसी कन्नड़ भाषी लिंगायत से। जरूरी है? हाँ, एकदम। अपनी 2000 वर्ष प्राचीन संस्कृति को क्या पल भर में विस्मृत कर दूंगी? जैसा सुधा के मामले में हमेशा होता है। मनीषा समझ नहीं पाई कि यह व्यंग्य है या केवल ठोस सत्य का स्पष्ट निरूपण। इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तू इन दकियानूसी बातों को मानती है? फिर भी उसने कहा, पढ़ा लिखा होने से क्या मनुष्य अपने संस्कार बदल सकता है? तेरा मतलब तू मधुकर से प्रेम करती है, पर केवल इसलिए विवाह नहीं करेगी क्योंकि वह तेरे प्रांत का नहीं है? प्रेम? सुधा हंस पड़ी। तू भी एक पागल ही है। मैंने कब कहा कि मैं मधुकर से प्रेम करती हूँ? बात तो संस्कृति की हो रही है। तू मधुकर को कहाँ से बीच में ले आई? मैं कहाँ ले आई? बात ही उससे आरंभ हुई थी। हाँ रे, याद आया। मैं कह रही थी कि यदि मैं मधुकर से प्रेम करती भी तो विवाह नहीं कर सकती थी। माथे पर बल डालकर वह सुधा को देखती रही। क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा। लगता है तेरे विचार में जिससे प्रेम करो उससे विवाह करना आवश्यक है। आवश्यक नहीं, स्वाभाविक है, मनीषा ने कहा। अगर मैं किसी से प्रेम करती तो वो चाहे जिस प्रांत, देश या धर्म का क्यों ना होता, उससे विवाह करने में हिचकिचाती नहीं। जितेन से ऐसे भी विवाह किया था क्या? नहीं, उससे मेरी अरेंज मैरिज थी। अगर प्रेम करके विवाह करती तो तो हमारा जीवन कुछ और तरह का होता। नहीं मनीषा, ऐसा नहीं होता है। प्रेम क्षणिक वस्तु है। जब चुक जाता है तो विवाहित जीवन ऐसा भी होता है। नहीं, कभी नहीं, मनीषा ने दृढ़ स्वर में कहा। असंभव। ये तू सच में ऐसा सोचती है तो तूने जितेन से विवाह किया ही क्यों? जब शुरू शुरू में हम मिले थे तो वो मुझे अच्छा लगा था। सगाई के बाद भी हम 2-4 बार मिले थे। मुझे लगा था हम इसी तरह मिलते रहे तो एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। शायद मैं करने भी लगी थी, पर जितेन जितेन का पता नहीं। वह बहुत स्थिर, ठहरा हुआ, एकदम भौतिकवादी किस्म का आदमी है। मेरा मतलब उससे उस तरह के प्यार को बढ़ावा नहीं दिया। किस तरह के प्यार को? वह संधि के रोमांटिक प्यार को ही ना, किसी भी तरह के प्यार को। तू तो ऐसे कह रही है जैसे प्यार कोई स्वतंत्र अस्तित्व हो, सुधा ने हंसकर कहा। मनीषा नहीं हंसी।
प्यार का नहीं सही, पर मेरा तो है, उसने कहा। जितेन के लिए मेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। क्या कहती है? सुधा ने इस बार वास्तविक आश्चर्य के साथ कहा। जितेन जैसे उदार प्रकृति के मनुष्य के लिए तेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? वह नहीं, मेरा मतलब मेरी जगह जो भी उसकी पत्नी होती, उसका व्यवहार उससे ठीक ऐसा ही होता जैसा मुझसे है। तेरा भी यदि जितेन के स्थान पर कोई और पति होता तो तेरा व्यवहार भी उसके साथ ऐसा ही होता जैसा जितेन से है। नहीं, मनीषा ने कहा, तेरी समझ में नहीं आएगा। एक दूसरे को सचमुच चाहकर विवाह करो तो दूसरी बात होती है। प्रेम साधारण से साधारण मनुष्य को भी महान बना देता है। एक दूसरे को पाने की सच्ची ललक हमसे कठोर से कठोर साधना करा देती है, बड़े से बड़ा आत्मत्याग। बाप रे, सुधा ने बीच में बाधा दी, पर मनीषा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो बोलती गई, इसमें क्या है? माँ बाप पंडित पुरोहित ने मिलजुल कर मंगल नक्षत्रों के तले अग्नि की साक्षी दे दो इंसानों के दुपट्टे बांध दिए और वह चल दिए एक सैया पर जीवन पर्यंत प्रेम का नाटक करने। मुझे तो लगता है जो तुझे सचमुच दुख दे रहा है वह यह है कि जितेन प्रेम का नाटक नहीं करता। सहसा सुधा कह बैठी। क्या मतलब? उसने त्योरी चढ़ाकर कहा। यह सुधा भी आजकल जरूरत से ज्यादा मुंहफट होती जा रही है, उसने सोचा। खैर, सुधा जल्दी से बोली, मेरे विचार में तो प्रेम का होना और दांत में दर्द होना एक ही बात है। जब होता है तो मनुष्य उसे छोड़ संसार भर से बैरागी हो उठता है। दत्त चित्त भाव प्रवण उसकी सेवा शुश्रूषा करता है, अन्य भौतिक पदार्थों से घृणा करने लगता है। फिर जब वो चुक जाता है तो सब कुछ सामान्य हो जाता है। उसकी स्मृति की कसक भर शेष रह जाती है और कुछ नहीं। सच्चा प्रेम चुकता नहीं है, मनीषा ने कहा। अनुभव से कह रही है? नहीं, विश्वास से। तब मैं कुछ नहीं कह सकती। मनुष्य जब विश्वास को बीच में ले आता है तब तर्क बेकार हो जाता है। पर तेरी एक बात से मैं सहमत हूँ, जीवन में कम से कम एक बार प्रेम करना अवश्य चाहिए। वैसे ही जैसे जीवन में कम से कम एक बार भूकंप से होकर अवश्य गुजरना चाहिए, एक बार तीव्र वृष्टि के नीचे अवश्य भीगना चाहिए, एक बार ऊंचे पहाड़ की दुर्गम चोटी पर अवश्य चढ़ना चाहिए। मेरा मतलब ये सब महत्वपूर्ण अनुभव हैं जो हो सके तो प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त कर लेने चाहिए, बस। मनीषा तनिक हंस दी। अपना अपना मत है, उसने कहा। जाहिर था कि सुधा के मंतव्य से वह तनिक भी संतुष्ट नहीं थी। उसे अफसोस इस बात का था कि इस बहस में काम की बात पीछे छूट गई थी। मधुकर से तेरा परिचय कैसे हुआ? उसने कुछ ठहर कर पूछा। मेरा मतलब उसे भी साहित्य में रुचि है क्या? ओह मधुकर, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ जो मूल बात छोड़कर सामान्यीकरण में उलझ गई। सुधा ने फौरन कहा, साहित्य में रुचि है या नहीं मैं नहीं जानती। परिचय हुआ था डैडी के द्वारा। दिल्ली विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के डीन मैसूर के हैं और डैडी के मित्र। जब मधुकर दूर देश बंगलोर आने को उद्यत हुआ, उन्होंने डैडी के नाम उसे एक पत्र दे दिया। वही लेकर वह घर आया और हमारा परिचय हुआ। मनीषा ने चाहकर भी और प्रश्न नहीं पूछा। सुधा स्वयं ही बतलाती गई। पिछले बुधवार के समारोह के बाद मैं उससे नहीं मिली। आदमी अच्छा है पर प्रेम करने योग्य नहीं है। क्यों? मेरा मतलब मैं उससे प्रेम नहीं करती। ओह, तेरा इरादा है क्या? क्या? उससे प्रेम करने का? मेरा विवाह हो चुका है तो शुभ शुभ एक प्रेम भी कर रहा, अनेक भ्रमों से छुटकारा मिल जाएगा। मनीषा चुप रही। उसे काफी हद तक विश्वास हो गया था कि और किसी में हो न हो, सुधा में मधुकर को कोई दिलचस्पी नहीं है। आज फिर बृहस्पतिवार था और मनीषा क्लास लेकर 2 बजे ही फारिग हो गई। आज जमकर 3 घंटे लाइब्रेरी में काम करेगी, उसने तय किया था। पिछला पूरा सप्ताह यूं ही बर्बाद कर डाला था। क्लास से निकलते ही वो लाइब्रेरी का कार्ड और नोट्स की मोटी कॉपी थाम लाइब्रेरी की ओर चल दी। वह जानती है कि विश्वविद्यालय की मुख्य लाइब्रेरी की इमारत उसके अर्थशास्त्र विभाग से एकदम सटी हुई है, पर चलते चलते उसका ख्याल आ जाने पर उसने उसे एक तरफ झटक कर अपने को विश्वास दिला लिया कि इससे उसे कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, विश्वास आया या नहीं ये कहना जरा कठिन है। वह विद्युत्ता का लवादा चेहरे पर ओढ़े लाइब्रेरी के मुख्य द्वार पर पहुंची ही थी कि मधुकर सामने पड़ गया। उसने उसे देखा और एक संक्षिप्त सा हेलो कहकर आगे बढ़ गई। सुनिए, मधुकर ने आवाज़ देकर कहा। जी? वह रुक गई। मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं तो इतना छोटा सा हेलो कहकर झटक क्यों दिया? नहीं नहीं, अंदर कुछ काम है। अच्छा, काम कराइए, मैं यहीं हूँ, लौटने पर मिलिएगा।
वह लाइब्रेरी में घुस गई और जल्दी जल्दी जो सबसे पहले दिखी वही किताब कार्ड पर लेकर बाहर निकल आई। मधुकर वहीं का वहीं खड़ा मिला। लाइए। उसने किताबों को लिए हाथ बढ़ा दिया। मनीषा ने किताबें उसे थमा दी। समय है ना? उसने पूछा। टिफनी में बैठे? उसने कोई उत्तर नहीं दिया पर साथ साथ चलने लगी। रोज सोचता था आपसे मिलूं आकर, और सोच कर रह जाता था। डर लगता था कि कहीं आपको तंग तो नहीं कर रहा। मैंने सोचा आप कहीं बाहर चले गए होंगे। सोचने विचारने से पहले ही बात मुंह से निकल गई। मधुकर ने कहा कुछ नहीं। आंख उठाकर उसकी ओर ताका भर पर उसकी दृष्टि का आह्लाद साफ कह रहा था कि कथ्य का भावार्थ उसकी समझ में पूरी तरह आ गया है। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। कुछ देर बाद उसने कहा, व्यर्थ ही पूरा एक सप्ताह बर्बाद कर डाला। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या हर बृहस्पतिवार को 2 बजे फारिग हो जाती हैं? टिफिनी में बैठकर उसने पूछा। हाँ, बृहस्पति और सोम को भी। तब इस सोमवार को अपना वादा पूरा कीजिए। कैसा वादा? वही मुझे लाल बाग दिखाने का। वायदा किया था मैंने, मुझे तो याद नहीं। आपकी याददाश्त कमजोर है, मधुकर ने संजीदा स्वर में कहा। पर कोई बात नहीं, सभी औरतों की होती है। आप उसे लेकर दुखी ना हो। मुझे तन भी बुरा नहीं लगा। मनीषा के पास हंसने के सिवा कोई चारा नहीं था। ठीक है, यही सही। सोमवार को लाल बाग चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। गाड़ी आप न मंगवाएं, मैं आपको ठीक समय पर पहुंचा दूंगा। मनीषा मान गई। जितेंद्र से कुछ भी कहा जा सकता है, लाइब्रेरी में काम है अथवा यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है, या कुछ कहकर सिर्फ यह बतलाया जा सकता है कि वह देर से घर आएगी। कारण जानने के लिए वो जिरह नहीं करेगा और ना ही देर से आने पर आक्षेप। मैं 2 बजे कॉलेज आ जाऊंगा, मधुकर ने कहा। नहीं, उससे कहा, मैं यहीं मिलूंगी टिफिनी में। 2 बजे? 2 सवा 2 बजे? ठीक है, मैं 2 बजे आ जाऊंगा और आपका इंतजार करूंगा। अधिक नहीं करना पड़ेगा, मुझे समय पर आने की लत है। यह तो और भी अच्छा है, मधुकर ने नाटकीय अंदाज में कहा। यूं मैं तो उम्र भर आपका बेसब्री से इंतजार करने को तैयार हूँ। बात मजाक के तौर पर गई गई थी, पर उसके नीचे तैरता सत्य बाहर झांककर उसे गुदगुदा गया। वह आनंद से मुस्कुरा दी। किसी भी नज़र से देखा जाए दोपहर 2 बजे का समय लाल बाग जाने के लिए दिन का सबसे मौजूद समय नहीं माना जा सकता है। यह उस दिन की विशेषता ही मानी जानी चाहिए। मनीषा को लगा कि अब तक वो लाल बाग की हरितिमा आच्छादित सौंदर्य की बारीकियों से पकड़ने में इसलिए असफल रही क्योंकि आज से पहले वह वहाँ दोपहर के 2 बजे कभी नहीं आई थी। जनवरी के महीने की दोपहरी सा उज्जवल धूप, वैसी पारदर्शी प्रशांत ज्योति भला और कब उपलब्ध हो सकती है? यह उस ज्योति की महिमा ही तो थी जिससे मनीषा ने हर फूल की पंखुड़ी में झिलमिल से अनगिनत रंगों का खिलवाड़ इतनी सूक्ष्मता से देख लिया। प्रत्येक सपाट दिखने वाले हरे पत्ते पर लहराती महीन नसों में उस रंग के असंख्य सेंट भी गिन डाले। सच तो यह है कि यदि मनीषा की स्मरण शक्ति कम तीक्ष्ण होती तो वह यह तक मानने को तैयार हो जाती कि आज से पहले उसने कभी लाल बाग देखा ही नहीं। वह नौबत नहीं आई। वह उन इंसानों में से है जो मोह में तंद्रिल से तंद्रिल क्षण में भी यथार्थ को सर्वथा भूल नहीं पाते। पर इस दुर्भाग्य के रहते हुए भी कोई विशेष हानि नहीं हुई। उसे यह विश्वास हो ही गया कि बेंगलुरु के लाल बाग जैसा सुंदर एकांत स्थल पृथ्वी पर और कहीं नहीं है, और अब तक उसके इस तथ्य से अनजान रहने का कारण केवल यह है कि आज तक वो वहाँ सदा गलत ऋतु और गलत समय पर आती रही है। उसे जो याद था उसके अनुसार लाल बाग में पर्यटकों की इतनी भीड़ होनी चाहिए थी कि फूल कम दिखाई दें और सिर अधिक, पर आज ऐसा नहीं था। लग रहा था जैसे उसके और मधुकर के वहाँ आने का समाचार पा सारे पर्यटक लाल बाग छोड़कर कहीं और घूमने निकल गए हैं। जो भी हो, मनीषा तर्क बुद्धि से उस समय इस समस्या का हल नहीं खोज रही थी। अपनी दृष्टि की इस विशिष्टता से वो पूर्णतया संतुष्ट थी, जो उसे फूल पत्तियों का सौंदर्य इतनी विसत्ता से दिखलाते हुए भी पर्यटकों की भीड़ को कहीं छिपा दे रही थी। लाल बाग के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमकर उसने तनिक भी क्लांति का अनुभव नहीं किया। 6 बजने को आए और दिन का उज्जवल प्रकाश संध्या की धूमिल ज्योति में परिणत हो चला। तभी वह दोनों बांस की खपच्चियों से बनाए उस ग्रीन हाउस के पास पहुंचे, जिस पर हरी लताओं का इतना घना झुरमुट छाया हुआ था कि कहीं दिखलाई ही नहीं देता था कि उसके नीचे सूखे बांस की लकड़ियां भी हैं।
उसकी सघन छाया के तले असंख्य हरे भरे क्रोटॉन्स के गमले रखे थे। श्वेत, लाल, बैंगनी, हरे, पीले अनेक रंगों की उनकी बहुपारदर्शी छटा गोधूली में और प्रखर हो उठी थी। एक ठहरे हुए क्षण के लिए उनके पत्तों के हरे रंग पर इतना महीन सूक्ष्म प्रकाश लहरा गया कि उनका एक एक कण बिंदु जगमगा उठा। कितना सुंदर है, यहीं बैठे? मनीषा बोल पड़ी। दोनों वहीं बैठ गए। ग्रीन हाउस के सामने हवाइन हाइबिस्कस के पौधों की कतारों पर कतारें लगी थीं। पौधे इस समय पूरी बहार पर थे, पीले, नारंगी, लाल, गुलाबी अनेक रंगों के। हिबिस्कस से लदी झाड़ियां नन्ही बालिकाओं के समान एक दूसरे को अपनी रंगीन पोशाकें दिखाती, खेलती खिलखिलाती सी जान पड़ रही थी। वह क्या फूल है? मधुकर ने पूछा। हाइबिस्कस। हाइबिस्कस जवा कुसुम ही है ना? हाँ, पर हवाइन। इसका फूल यहाँ के जवा कुसुम से थोड़ा बड़ा होता है और विभिन्न रंगों का। वह वाला पीला सुंदर है ना? हाँ है तो। मधुकर ने पूरा साथ नहीं दिया। एक बात है, उसने कहा, हमारे यहाँ जो फूल शोक रंग का होता है वही विदेश में जाकर फीका क्यों पड़ जाता है? लाल गुलाब हो या लाल जवा कुसुम, रंग भी तो कई हो जाते हैं। हाँ, जैसे यहाँ सब खूबसूरत औरतों के बाल काले होते हैं, पर यूरोप में किसी के सुनहरे, किसी के लाल, किसी के भूरे। विविधता में ही जीवन का आनंद है। मनीषा हंसती। होगा, वह बोला। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे सिर्फ एक औरत के बालों में दिलचस्पी हो सकती है, उसके जिसकी अब तक की मुझे तलाश रही है, और उसके बाल काले हैं, स्याह काले, उसकी आंखों की तरह और उतने ही दीप्तिमान। वह उसके चेहरे को वैसे ही घेरे रहते हैं जैसे वह सदाबहार के पौधे इस वक्त हमें। मनीषा ने सुना, धीमे से चेहरा उठाया और उसकी ओर देखा। उसने उसके चेहरे को थाम लिया और आहिस्ता से उसकी ठोड़ी को चूम लिया। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, उसने कहा। सुनकर उसे आश्चर्य नहीं हुआ, बस हुआ हृदय के भीतर गहन संतोष और फिर उस पर हावी होती उतनी ही गहन निराशा। मैं विवाहित हूँ, उसने कहा। जानता हूँ। मनीषा चुप होकर दूर तक फैले हरे पत्तों के जाल को देखने लगी। मधुकर ने अपनी गर्म हथेलियां उसके कंधे पर रख दी। इतनी उदास क्यों हो? उसने कहा और बहुत धीमे से उसके होठ चूम लिए। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसमें उदास क्यों? मनीषा को लगा पास खिले जवा कुसुम ने आहिस्ता से उसके होठों को अपनी मृदुल पंखुड़ी से छू दिया है। इतना नन्हा सा स्पर्श, और उसके अंतरतम तक वह पारुल बिखेर गया। प्रथम चुंबन, उसने सोचा। उसके होठों के साथ साथ उसके शरीर के अनगिनत रोम छिद्र उस कोमल मधुर स्पर्श से रोमांचित हो उठे। प्रथम चुंबन, उसने फिर सोचा। ऐसा ही होता है प्रथम चुंबन, जन्म से त्रिषित दग्ध देह को पल भर में रसाप्लावित कर देता है। फिर जब मधुकर का मुख दोबारा उसके मुख पर झुका तो सहसा कोड़े के बार के समान उसे याद आ गया कि यह प्रथम चुंबन नहीं है। इससे पहले जितेन के अनेकानेक तीखे चुंबनों को वह सह चुकी है, पर उनमें से किसी ने आज तक उसे यूं नहीं झकझोरा। जितेन के चुंबन प्रश्न होते थे तो उससे उसके शरीर की मांग करते थे, अधिक से अधिक समर्पण के लिए निमंत्रण दे देते थे। अपने आप में वह कुछ नहीं थे, पर यह चुंबन, यह प्रेम की परिणति था, प्रेम की घोषणा, अपने आप में एक पूर्ण क्षण। उसने उसके हृदय की गहराइयों को झांका, उसकी आत्मा के संगीत को सुना था और उससे एक सुर हो उसमें लीन हो गया था। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? उत्तप्त स्वर में उसने कहा। दुर्भाग्य, हमें एक दूसरे से अब नहीं मिलना चाहिए। शायद तुम ठीक कहती हो। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तब तक तुमसे मिलने का प्रयत्न करता रहूँगा जब तक तुम स्वयं मुझे मना ना कर दो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ मनीषा, और सिर्फ इसलिए तुमसे मिलना बंद नहीं कर सकता क्योंकि संयोग से तुम विवाहित हो। मिलते रहने से जानते हो क्या होगा? जानता हूँ, तुम भी मुझे प्यार करने लगोगी। इतना भरोसा है अपने पर? नहीं, तुम पर इस तरह मिलने से अंत में दुख के सिवा हमें कुछ नहीं मिलेगा। अंत में ना, सो मिले। जो क्षण तुम्हारे साथ गुजरेगा वह तो आनंद से परिपूर्ण होगा। मनीषा उठकर उससे दूर चली गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे वह क्या कहे या क्या करे। नाराज तो नहीं होना? मधुकर ने उसके पास आकर कहा। मनीषा ने सोचा, इस प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता है, हाँ। उसने अपनी जुबान को आदेश दिया कि वह गंभीरता पूर्वक इस शब्द का उच्चारण कर दे, पर आश्चर्य के साथ पाया कि जुबान से
जो कहा वह था नहीं। यही नहीं कहते हुए होठों ने भी उसके मस्तिष्क के साथ नहीं दिया। कसे रहने के बजाय वह फैलकर मुस्कुरा दिए, जैसे उस शब्द ने उन्हें गुदगुदा दिया हो। पीछे आंखें भी नहीं रहीं। होठों के साथ वह भी मंद स्मित की कांति से चमक